Welcome to the Selection Hub. I am Samir and now I am going to teach you about the verb. ठीक है, verb के functions क्या हैं आज हम इसके बेसिक ही जानेंगे, बहुत ज़्यादा एडवांस जानने की जरूरत नहीं है। आइए सीखते हैं। वर्ब जो है वो हमारा क्या है? एक्शन। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता होगा कि जो वर्ब है वो एक्शन है। चलिए मान लेते हैं आपकी बात कि जो वर्ब है वो एक्शन है। अगर हमने मान लिया कि वर्ब एक्शन है तो इसका मतलब कि जो एक्शन नहीं होगा वो वर्ब भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर वर्ब एक्शन नहीं होगा तो देखते हैं क्या क्या सीन हो सकते हैं। अगर कोई एक्शन हुआ तो वर्ब, अगर एक्शन नहीं हुआ तो वर्ब भी नहीं। आइए यहाँ पे समझते हैं। ये जो प्ले लिखा है ना, प्ले हमारा वर्ब है यहाँ पे, यानी दे प्ले क्रिकेट में प्ले वर्ब है। इट इज रेनिंग में ये हमारी वर्ब है, और नूतन इज ब्यूटीफुल में इज हमारी क्या है? वर्ब। ठीक है, अब यहाँ पे समझते हैं कि प्ले जो लिखा हुआ है वो हमारा क्या है? एक्शन। क्योंकि जो खेलने का काम है ना वो वे लोग कर रहे हैं, तो इसका मतलब कि ये जो प्ले लिखा हुआ है ये हमारा क्या हो गया? एक्शन हो गया। ठीक है, जिसको कि ये लोग कर रहे हैं। यहाँ पे इट इज रेनिंग में ये जो रेनिंग है ना, कोई एक्शन नहीं है, ये अपने आप होने वाली घटना है। यानी कि जो रेनिंग है ये हमारा क्या है? कोई एक्शन नहीं है, बल्कि ये क्या है? एक हैपनिंग है। हैपनिंग का मतलब एक ऐसी चीज जो अपने आप होती है, जिसको करने के लिए किसी डूवर की जरूरत नहीं होती, यानी कि कोई पर्सन की जरूरत नहीं होती है जो इस एक्शन को परफॉर्म करे। यहां पे लिखा हुआ है नूतन इज ब्यूटीफुल, तो यहां पे नूतन ने भी ये कोई काम नहीं किया हुआ है। ठीक है, यहां पे क्या है? नूतन की स्टेट को बताया जा रहा है, यानी कि यहां पे नूतन की स्टेट को बताया जा रहा है। यहाँ पे जो है इज रेनिंग हैपनिंग को बता रहा है, लेकिन यहाँ पे जो प्ले है ना वो एक्शन को बता रहा है। तो इस डेफिनेशन के हिसाब से, ये जो डेफिनेशन लिखी हुई है इसके हिसाब से ये जो प्ले है यही सिर्फ वर्ब होना चाहिए, बाकी ये दोनों वर्ब नहीं होना चाहिए। लेकिन ऐसा है नहीं, वर्ब ये भी है और वर्ब ये भी है। तो इसका मतलब हमारे पास वर्ब की एक नई डेफिनेशन सामने आई, क्योंकि ये भी वर्ब है ये भी वर्ब है, एक्शन दोनों नहीं है, दोनों एक्शन नहीं है, उसके बावजूद भी ये दोनों वर्ब है। तो इसका मतलब ये जो डेफिनेशन है इसमें कोई प्रॉब्लम है। तो इस डेफिनेशन को थोड़ा सा इंप्रूव कर लेते हैं। तो जो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी वो हो जाएगी वर्ब इज अ वर्ड दैट एक्सप्रेसेस बीइंग, डूइंग एंड हैपनिंग। ठीक है, बीइंग का मतलब होता है स्टेट, यानी कि वर्ब एक ऐसा वर्ड होता है जो कि स्टेट को बताए, डूइंग का मतलब एक्शन को बताए, या फिर हैपनिंग को बताए। यानी वर्ब एक ऐसा फॉर्म होता है, एक ऐसा वर्ड होता है जो कि क्या करता है? बीइंग को, डूइंग को और हैपनिंग को बताए, यानी स्टेट को बताए, एक्शन को बताए और अपने आप होने वाले घटना को बताए। उसको भी हम क्या कहते हैं? वर्ब कह लेते हैं। ठीक है, अब समझते हैं काइंड्स ऑफ वर्ब की, यानी वर्ब्स के कितने काइंड्स होते हैं। ठीक है, आइए समझते हैं। काइंड्स ऑफ वर्ब में जो वर्ब होता है वो दो टाइप्स का होता है। ठीक है, वर्ब की जो कैटेगरीज है वो दो होती है। ठीक है, एक जो हमारा है जिसको हम कहते हैं ऑक्सिलरी वर्ब, एक जो होता है जिसको हम क्या कहते हैं? ऑक्सिलरी वर्ब, और इसी ऑक्सिलरी को हम कह लेते हैं हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब या फिर ऑक्सिलरी वर्ब दोनों एक ही का नाम है, और इन दोनों को ही हम कह लेते हैं कि ये जो दोनों है इसको हम क्या कहते हैं हिंदी में? सहायक क्रिया। ठीक है, और दूसरी तरफ जो हमारा होता है जिसको हम कहते हैं मेन वर्ब। ठीक है, मेन वर्ब, तो इसका मतलब इसको हिंदी में कहेंगे मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया। ठीक है, अब हेल्पिंग वर्ब को थोड़ा सा एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा, मैंने लिखा मोहन इज प्लेइंग, मोहन इज प्लेइंग चेस। तो मोहन इज प्लेइंग चेस में ये जो प्लेइंग लिखा हुआ है ना, ये हमारी क्या हो गई? मेन वर्ब। इज जो है वो क्या हो जाएगी? हेल्पिंग वर्ब।
हेल्पिंग वर्ब ये क्यों होगी? क्योंकि यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना, मोहन इज प्लेइंग चेस, तो मोहन इज प्लेइंग, तो प्लेइंग हमारी मेन वर्ब हो गई, और इस प्लेइंग की ये जो इज है वो क्या कर रही है? हेल्प कर रही है। यानी इस वर्ब प्लेइंग वर्ब की इज जो है वो सहायता कर रही है, इसलिए हमने इसको क्या कह दिया? हेल्पिंग वर्ब या सहायक क्रिया। एक और एग्जांपल समझते हैं। मैंने यहां पे लिखा दे आर डूइंग देयर वर्क, दे आर डूइंग देयर वर्क, तो दे जो है वो हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये जो डूइंग है ये हमारा क्या हो गया? मेन वर्ब हो गया, और ये जो आर है ये हमारा क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि यहाँ पे जो आर लिखा हुआ वो डूइंग की क्या कर रहा है? हेल्प कर रहा है, तो इसलिए आर हमारा हेल्पिंग वर्ब, डूइंग हमारा मेन वर्ब। एक और एग्जांपल देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा राहुल हैज बॉट अ गिफ्ट। ठीक है, राहुल ने एक गिफ्ट खरीदा। अब राहुल जो है वो तो हमारा सब्जेक्ट हो गया, बॉट जो है वो हमारी मेन वर्ब हो गई, बॉट हमारी मेन वर्ब, हैज जो है वो हमारा क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बॉट की हेल्प कर रहा है, तो हैज को हमने हेल्पिंग वर्ब कह लिया, बॉट को मेन वर्ब कह लिया। आई होप कि यहां से आपको हेल्पिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब समझ लेते हैं थोड़ा सा मेन वर्ब के बारे में। जैसे कि एग्जांपल लिखा मैंने, मोहन ईट्स अ मैंगो, मोहन ईट्स अ मैंगो, तो मोहन ईट्स अ मैंगो में यहाँ पे जो ईट्स है ना, इसके पहले कोई वर्ब नहीं है, तो इसका मतलब ये हमारा क्या हो गया? मेन वर्ब हो गया। ठीक है, और ये हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। और ये जो अ मैंगो है इसको हम क्या कह लेते हैं? ऑब्जेक्ट। हर एक चीज सीखेंगे, सब्जेक्ट किसको कहते हैं, ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट किसको कहते हैं, वो हर एक चीजें सीखेंगे, लेकिन पहले जो मैं सिखा रहा हूं पहले वो सीख लेते हैं। एक और एग्जाम्पल लिखते हैं। मैंने लिखा ही इज अ टीचर, ही इज अ टीचर, तो यहाँ पे जो इज है ना, अब कुछ लोग को लग रहा होगा कि हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन ऐसा नहीं, ये जो है ये हमारा क्या है? मेन वर्ब है। ये मेन वर्ब क्यों हो गया? क्योंकि यही जो इज लिखा हुआ है, यहाँ पे मैं इसको हेल्पिंग वर्ब बता रहा था, लेकिन यहाँ पे इसको मैं क्या बता रहा हूँ? मेन वर्ब बता रहा हूँ। तो डिफरेंस देखिए दोनों में। यहाँ पे जो इज लिखा हुआ था ना, इसके पहले एक वर्ब थी, तो यहाँ पे जो इज है वो दूसरे वाले वर्ब की हेल्प कर रही थी, लेकिन यहाँ पे ना कोई दूसरी वर्ब नहीं है, यहाँ पे सिर्फ एकलौता यही है, इसलिए हमने इसको क्या कह लिया? मेन वर्ब कह लिया। ठीक है, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता होगा कि जो इज एम आर है, वॉज वर है, वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब होता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। ये हेल्पिंग वर्ब भी हो सकता है, मेन वर्ब भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है कि सेंटेंस में यूज कैसे किया गया है। यानी कि इनके बाद अगर कोई दूसरी वर्ब आई तब ये हेल्पिंग वर्ब होंगे, अगर इनके बाद कोई दूसरी वर्ब नहीं आती है तो यही क्या हो जाएंगे? मेन वर्ब का काम करते हैं। ठीक है, आगे एक और देखिए एग्जांपल समझते हैं। जैसे मैंने लिखा दे हैव अ कार, यहां पे दे हमारा सब्जेक्ट, हैव क्या होना चाहिए? जी हाँ, मेन वर्ब। मेन वर्ब क्यों? क्योंकि इसके बाद कोई दूसरी वर्ब नहीं आई है, अगर दूसरी वर्ब आती तब ये हेल्पिंग वर्ब हो जाता, बाद वाला मेन वर्ब हो जाता। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इसके आगे चलते हैं। आई होप कि ये बात आप लोग को समझ में आ गई होगी, कब ये हेल्पिंग वर्ब का काम करेगा और कब ये मेन वर्ब का काम करेगा। एक और एग्जांपल से लिख समझते हैं। मैंने एक और एग्जांपल लिखा, दे हैव गॉन देयर, तो अब देखिए यहां पे हैव क्या हो जाएगा? अब ये हैव यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। ये हेल्पिंग वर्ब क्यों होगा? क्योंकि ये जो गॉन है ना, ये हमारा मेन वर्ब है, और इस समय इसकी क्या कर रहा है? हेल्प कर रहा है। आई होप कि ये ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब का कॉन्सेप्ट आप लोग को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इसके आगे एक छोटा सा और कॉन्सेप्ट होता है, रेगुलर वर्ब और इरेगुलर वर्ब। उसको मैं समझाने की कोशिश करता हूं कि कौन सी वर्ब रेगुलर होती है, कौन सी वर्ब इरेगुलर होती है। ये हालांकि आपके स्टेट लेवल एग्जाम में पूछता है रेगुलर वर्ब कौन सी और इरेगुलर वर्ब कौन सी है। ठीक है, चलिए मैं आगे समझाता हूं। रेगुलर वर्ब और एक होती है इरेगुलर वर्ब। रेगुलर वर्ब जैसे मान लेते हैं कोई भी वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म
सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। तो जैसे मैंने एक वर्ब लिखा वर्क, सेकेंड फॉर्म इसकी मैंने लिख दिया वर्क, थर्ड फॉर्म मैंने क्या लिख दिया वर्क। देखिए यहां पे मैंने ईडी लगाया और यहां पे भी मैंने ईडी लगाया, यानी कि फर्स्ट फॉर्म में जब हम ईडी लगा करके सेकेंड और थर्ड फॉर्म को बनाते हैं ना, तो उसी को हम क्या कहते हैं रेगुलर वर्ब। यानी किसी भी वर्ब में अगर ईडी लगा करके सेकेंड और थर्ड फॉर्म को बनाते हैं उसी को हम क्या कहते हैं रेगुलर वर्ब। अब बात कर रहे हैं इर्रेगुलर वर्ब की। तो इर्रेगुलर वर्ब को समझते हैं। इर्रेगुलर वर्ब 3 टाइप की होती है। जैसे फर्स्ट फॉर्म है ही, तो मैंने यहां पे लिखा सेंड, फर्स्ट फॉर्म हो गई। दूसरी फॉर्म क्या हो गई सेंड, और तीसरी फॉर्म भी क्या हो गई सेंड। यानी क्या है कि हमने रेगुलर वर्ब में पढ़ा था कि किसी वर्ब के फॉर्म में यानी सेकेंड और थर्ड फॉर्म में ईडी लगा करके बनाते हैं तो रेगुलर वर्ब होता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि रेगुलर वर्ब में हम सेकेंड और थर्ड फॉर्म तो बनाते हैं लेकिन वो ईडी लगा करके नहीं बनाते हैं, ठीक है। उसको हम क्या बना देते हैं, बस ऐसे ही दोनों फॉर्म सेम होती हैं बट ईडी लगा करके नहीं बनती, ठीक है, पहला टाइप। दूसरा टाइप ये होता है कि इसकी तीनों फॉर्म्स कॉमन होती हैं। जैसे एक एग्जांपल हम लिख सकते हैं सेट, 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 ठीक है। चाहे तो आप इसको एक और एग्जांपल लिख सकते हो कट, 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 ठीक है। और जो तीसरी होती है ना, जो तीसरा टाइप होता है इसका, वो जो तीसरा टाइप है वो ये है कि तीनों फॉर्म्स अलग अलग होती हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा गो, वेंट, गॉन। समझ में आया? एक और एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे मैंने लिखा ड्राइव, ड्रोव, और एक और फॉर्म होती है ड्रिवन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो रेगुलर वर्ब होती है और जो इर्रेगुलर वर्ब होता है इन दोनों में डिफरेंस होता है। जैसे किसी भी फर्स्ट फॉर्म में ईडी लगा करके सेकेंड और थर्ड फॉर्म बनाते हैं उसको हम कहते हैं रेगुलर वर्ब। आप यहाँ पे एक चाहो तो एक और एग्जांपल समझ सकते हो आप, प्ले को प्ले, प्लेड, प्लेड। समझ में आया? तो जब किसी भी फर्स्ट फॉर्म में ईडी लगा करके सेकेंड और थर्ड फॉर्म बनाते हैं उसको हम कहते हैं रेगुलर वर्ब, और जिसमें ईडी लगा करके नहीं बनाते हैं वो रेगुलर वर्ब नहीं होती। अब है क्या कि इसमें क्या है, 3 टाइप की होती है रेगुलर वर्ब। देखिए सेंड, 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 यानी कि सेंड, सेंट और सेंड। फर्स्ट फॉर्म सेकेंड और थर्ड फॉर्म बनाया लेकिन ईडी लगा के नहीं बनाया। यहाँ पे तीनों फॉर्म कॉमन होती है, सेम होती है, और यहाँ पे तीनों फॉर्म डिफरेंट होती है। आई होप कि ये जो कॉन्सेप्ट मैंने सिखाया है ये आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आज के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।